नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और यूपी विधानसभा चुनाव में अब 2 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। ऐसे में किस दल की तैयारी कैसी है, कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ रही है, कौन सा नेता किससे मिला, किस नेता ने बनाया कौन सा फॉर्मूला, समझाएंगे आपको, क्योंकि चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर छूटेगी नहीं। शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण 7 का समीकरण। सबसे पहले बात कानपुर में पीएम मोदी की रैली में कथित साजिश की खबर से, जिसके बाद से एक बार फिर सपा और भाजपा आमने सामने आ गए। तो देखिए, कानपुर में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले दंगों की साजिश रचने के आरोप लगने के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने सभी 5 आरोपी कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर कर दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की कानपुर रैली से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर सुबह से ही सियासत गरमा रही थी। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे हैं। वीडियो कल से ही वायरल था। इधर पुलिस एक्शन में आई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं सुबह से ही इस मामले पर सियासत शुरू हो गई थी। एक तरफ भाजपा ने सपा पर पीएम की रैली में दंगा भड़काने की साजिश का आरोप लगाया, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से इनकार किया था। कल भी उत्तर प्रदेश में कानपुर में मेट्रो के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां मौजूद थे। रैली को संबोधित करने गए थे। एक बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक रैली को उन्होंने कल संबोधित भी किया। आज अखबारों में उन विषयों को लेकर कुछ गंभीर टिप्पणियां समाजवादी पार्टी पे हुई है। समाजवादी पार्टी किस प्रकार से उस रैली में एक तरह से उस रैली को खत्म करने की साजिश, उस रैली में दंगा भड़काने की कोशिश, शहर में दंगा भड़काने की कोशिश कर रही थी, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली पे उसका असर पड़े। आज कई अखबारों ने बहुत गंभीरता के साथ इस विषय को छापा है। कल कानपुर में जो घटना घटी गाड़ी में तोड़ फोड़ का, उसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, न ही समाजवादी पार्टी का कोई उसमें कार्यकर्ता था। संबित पात्रा जी को ये देखना चाहिए कि आज और पेपरों में क्या निकला है। देश भर के पेपरों ने ये छापा है कि कल 97,000 शिक्षक भर्ती को लेके जब उत्तर प्रदेश का पूरा युवा अपना हक मांगने हेतु राजधानी लखनऊ के सड़कों पे था, तो उस पर बर्बर लाठियां चार्ज की गई, उनका गला दबाया गया, उन्हें जेल भेजा गया। इस पर भी कुछ प्रकाश डाल पाएंगे संबित पात्रा जी? कुपात्रा भाई, कुछ इन सब कुत्सित व्यवहारों पर भी प्रकाश डालिए। जो कल कानपुर में घटना घटी है, उससे समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता का, किसी संगठन का कोई लेना देना नहीं है। वहीं कानपुर में पीएम मोदी की रैली में खलल डालने की कोशिश पर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने इसे समाजवादी पार्टी के नेताओं को की एक साजिश बताया। जिस समय कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनकी स्वीकार्यता समाज के हर वर्ग में है, जिनको सुनने के लिए लाखों की संख्या में वहां पर भीड़ इकट्ठी थी, उस समय इन्होंने एक षड्यंत्र करने का प्रयास किया। हम वीडियो में देखते हैं कि जो लोग पुतला जला रहे हैं, उसके सामने आगे पीछे से गाड़ियां निकली जा रही हैं। इन्होंने खुद लाकर वहां पर गाड़ी खड़ी करी और उसमें से निकलकर लोग उनके साथ सम्मिलित हो गए। तो ये इनका पकड़ा गया है झूठ। जनता प्रदेश की जानती है कि इनका प्रवृत्ति क्या है, इनका स्वभाव क्या है। जनता इस बात को जानती है कि इनका आचरण और इनका व्यवहार क्या है। और उधर विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने अनुदेशकों और कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के सम्मेलन के दौरान रसोइयों और अंशकालिक अनुदेशकों को बड़ी सौगात दी। खुद सीएम ने इसका ऐलान किया है, जिसमें प्रदेश के 3,78,000 रसोइयों का मानदेय 500 रुपए बढ़ाया गया है। इन्हें पहले 1,500 रुपए मिला करते थे। वहीं प्रदेश के 27,576 अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 2,000 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद इन्हें 7,000 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए मानदेय मिलेगा।
500 रुपए अतिरिक्त मानदेय इनको बढ़ाने की कार्रवाई आज यहाँ पर की जा रही है। मैं इस अवसर पर सभी रसोइयों को इस सुविधा के लिए हृदय से बधाई देता हूँ। आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। जो यहाँ पर मेरे पास प्रस्ताव आया था, उस प्रस्ताव में कुछ और बढ़ोतरी करते हुए हर अंशकालिक अनुदेशक को जो निर्धारित मानदेय है, इसमें प्रतिमाह हम लोग 2000 रुपए अतिरिक्त वृद्धि उन लोगों के लिए कर रहे हैं। रसोइयों और अनुदेशकों को मिली सौगात पर एबीपी गंगा ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से बातचीत की। उन्होंने बताया कि काफी वक्त से मंथन चल रहा था, अब मुख्यमंत्री ने उम्मीद से ज्यादा की सौगात उनको दी। तो सीधे ये पैसा हर वर्ष उन रसोइयों के खाते में जाएगा। अनुदेशकों का हम समझ रहे थे कि वित्तीय जो कोरोना के कारण वित्तीय हमारी सीमा है, उसके नाते हमारी ये उम्मीद थी कि 1000 से लेकर 1500 तक की वृद्धि माननीय मुख्यमंत्री जी कर देंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन आज उन्होंने उससे आगे बढ़ करके 2000 रुपये की वृद्धि की है। तो लगभग 28,000 अनुदेशक और लगभग 4 लाख पौने 4 लाख रसोइयों के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ी सौगात दी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी चुनाव से पहले अपनी पार्टी को लड़ाई में लाने के लिए लगातार एक्टिव हैं। इसी कड़ी में आज प्रियंका गांधी वाड्रा फिरोजाबाद में थी, जहां उन्होंने महिलाओं और युवतियों से शक्ति संवाद किया। इस मौके पर प्रियंका गांधी को देखने के लिए महिलाओं की भीड़ दिखाई दी। महिलाओं से बातचीत के दौरान प्रियंका गांधी ने उज्ज्वला योजना पर सवाल उठाते हुए महिलाओं से कहा कि भाजपा को लगता है कि सिलेंडर दे देने भर से महिलाएं उन्हें वोट दे देंगी। शक्ति संवाद कार्यक्रम से पहले प्रियंका गांधी ने फिरोजाबाद में चूड़ी निर्माण से जुड़ी महिलाओं से मुलाकात की। फिरोजाबाद के गांव नगला तुर्किया में प्रियंका ने सितारा देवी नाम की एक महिला से चूड़ी जुड़ाई की प्रक्रिया सीखी। महिला को लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन का ब्रेसलेट भी दिया। शक्ति है तो शक्ति को आप जानिए, आपके लिए लड़ने को नहीं लड़ा, आप खुद लड़ेंगे, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत झूठ सहने आपने, बहुत घोषणाएं देखी है और ऐसी सरकारें, ऐसी पार्टियां जो चुनाव के समय 2-3 दिन पहले घोषणा करती है, लेकिन 5 साल से सत्ता में रही है। 5 सालों से आने वाले बहनों का, आशा बहुओं का वेतन नहीं बढ़ाया, तो आज क्यों बढ़ा रहे हैं? आज क्योंकि आपकी आवाज बुलंद हो गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता अलग है। बड़ी खबर मिल रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली हुई रवाना। ये जानकारी हम आपको दें, जहां वाल्मीकि समाज के लोगों से प्रियंका ने मुलाकात की है। वाल्मीकि वाटिका में वाल्मीकि समाज के लोगों से मुलाकात करने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं प्रियंका। तो बड़ी जानकारी आपको दें कि दिल्ली के लिए प्रियंका रवाना हो चुकी हैं। वाल्मीकि समाज के लोगों से मुलाकात करी, उनसे बातचीत करी। वाल्मीकि वाटिका में उनका ये कार्यक्रम था, जिसके तहत उन्होंने वाल्मीकि समाज के लोगों से बातचीत कर ली है और इस कार्यक्रम के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हुई। इसी बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने बीपी गंगा के सवाल पर कहा कि बढ़ते कोरोना के मामले को लेते हुए अगले 2 हफ्ते के लिए कांग्रेस बड़े कार्यक्रम स्थगित करने पर विचार कर रही है। हालांकि प्रियंका ने यह भी कहा कि पार्टी को चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार है। जी आज वो शायद कल ईसी कुछ निर्णय लेने जा रही हैं। हम आपस में भी अपनी पार्टी के साथ आज हमने शाम को मीटिंग रखी है कि हम थोड़ा सा असेस करें कि हो सकता है कि अगले 15-20 दिनों के लिए हम कुछ रोक लगाएं अपने ही प्रोग्राम्स में। बट पहले हम देखना चाहते हैं कि ईसी क्या कहेंगे, डिमांड क्या करेंगे। अगर हाँ जी, क्या डिमांड करेंगे अभी हमने लिख के भेजे हैं उनको, तो उचित नहीं होगा कि मैं आपसे उसको पहले बताऊं। भेजे हमने और हम उनका निर्णय देखने के बाद फिर हम अपना खुद भी निर्णय लेंगे। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी में अफसरशाही में आज सबसे बड़ा फेरबदल हो गया, जिसके तहत अब वरिष्ठ आईएएस अफसर दुर्गा शंकर मिश्रा को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। दुर्गा शंकर मिश्रा केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी मंत्रालय के सचिव पद पर तैनात थे, लेकिन अब उन्हें यूपी के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दुर्गा शंकर मिश्रा गुरुवार को पदभार ग्रहण करेंगे। वहीं अब तक यूपी के मुख्य सचिव पद पर तैनात आरके तिवारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया है।
दुर्गा शंकर मिश्रा 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। सीएम योगी ने फर्रुखाबाद से मालेगांव का मुद्दा छेड़कर मौके पर चौका मारा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मालेगांव केस में खुलासे को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र एटीएस के खुलासे के बाद कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उसने भाजपा कार्यकर्ताओं, नेताओं, आरएसएस के पदाधिकारियों और हिंदू नेताओं को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस की ये शरारत देश के खिलाफ अपराध है। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं कि सीएम योगी ने मालेगांव केस में हुए खुलासे को लेकर क्यों कांग्रेस पर हमला किया और देश से माफी मांगने वाली बात क्यों कही। आपने महाराष्ट्र एटीएस का एक बयान देखा होगा। उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। आतंकवादियों को प्रेरित और पोषित करने वाली ये कांग्रेस देश के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले जब सत्ता में थे तब उन आतंकियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे और आज जब सत्ता के बाहर हैं तो हर उस कार्य का विरोध करते हैं जो कार्य जनता के हित के लिए हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने का प्रभार मिला है। लेकिन पार्टी के थिंक टैंक के तौर पर पहचाने जाने वाले अमित शाह पूरे प्रदेश में भाजपा की चुनाव की तैयारियों पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं। मंगलवार की रात अमित शाह पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में थे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें अमित शाह ने मौजूद जितने भी नेता थे उनसे कई बड़े सवाल पूछे। तो देखिए, 20-25 दिनों में यूपी में भाजपा का ग्राफ कितना बढ़ा, ये सवाल था। जन विश्वास यात्रा रैलियों का जमीन पर असर कितना है, ये भी पूछा। इसके जवाब में बैठक में मौजूद कई नेताओं ने कहा कि 20-25 दिन पहले बीजेपी का जो ग्राफ था उसमें अब काफी इजाफा हुआ है। और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि अमित शाह ने पार्टी पदाधिकारियों को कहा कि इससे संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, जमीन पर लगातार काम करना होगा, ये काम जारी रखना होगा। चलिए बाकी की जानकारी सहयोगी अनुभव से लेते हैं। तो अनुभव, जिस तरीके से कड़े सवाल किए गए उनके जवाब आए, क्या और कुछ निकल करके आए इस मीटिंग से? देखिए, बिल्कुल ये एक महत्वपूर्ण बैठक थी जो खुद काशी में रखी गई थी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में अमित शाह खुद पहुंचे थे। दोनों उप मुख्यमंत्री थे, कई कैबिनेट मंत्री थे, कई सांसद थे और सभी को एक साथ बैठाकर अमित शाह ने ये बैठक की। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण 2-3 चीजें रही जिस पर उन्होंने सबसे जानकारी चाहिए। एक तो ये पूछा कि पिछले 20-25 दिनों में बीजेपी का जो ग्राफ है यूपी में वो बढ़ा है, और अगर बढ़ा है तो कितना बढ़ा है। इस पर तमाम सारे मंत्रियों ने अपनी अपनी बात रखी। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ग्राफ बढ़ा है। इसके बाद एक और सवाल अमित शाह ने पूछा, वो ये था कि जो हम ये जन विश्वास यात्राएं निकाल रहे हैं, जो हम रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, उसका ग्राउंड पर क्या असर है, क्या जनता के बीच वो मैसेज जा रहा है या नहीं जा रहा है। जिस उद्देश्य के साथ हम यात्रा निकाल रहे हैं, ये जनसभा कर रहे हैं, इस पर भी लोगों ने कहा कि इसका असर दिख रहा है। लेकिन अमित शाह ने अपने अंदाज में कहा कि इससे संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, हमें अभी ग्राउंड पर और काम करना है। यानी क्या रियलिटी है, क्या फीडबैक है, सारी चीजें अमित शाह के पास है। और उसी फीडबैक के आधार पर तो अचानक वो बनारस पहुंचते हैं, वाराणसी में मीटिंग करते हैं और अभी कल 3 जिलों में उनको जनसभा करनी है। लगातार चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कमान उन्होंने संभाल रखी उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, और ये दिखाई दे रहा है कि अब सिर्फ क्षेत्र से नहीं बटा है, ब्रज क्षेत्र पश्चिम यूपी पे तो नजर है ही, पूर्वांचल की भी रिपोर्ट वो मांग ले रहे हैं। आपका शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए। विधानसभा चुनाव को लेकर आज सियासी दिग्गजों की रैलियों और जनसभाओं का दिन रहा, कैसा रहा?
तो आज भाजपा और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गए। ताबड़तोड़ रैलियां थी, जनसभाएं थी। आज सीएम योगी पश्चिम से लेकर पूरब तक हुंकार भरते दिखाई दिए। सीएम योगी पहले फर्रुखाबाद पहुंचे, इसके बाद उन्होंने अमरोहा का दौरा किया और उसके बाद सीएम गोरखपुर पहुंचे। सीएम योगी के दौरे की ये 3 अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो वहीं सीएम योगी ने गोरखपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने गोरखपुर को बड़ी सौगातें दी। सीएम योगी यहां 2 दिवसीय दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने 520 करोड़ रुपए की सौगातें दी। लेकिन उससे पहले सीएम ने इलेक्ट्रिक बस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पिछले महीने ही प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर को फर्टिलाइजर और गोरखपुर को एम्स की सौगात दी है। भाइयों बहनों, एम्स और फर्टिलाइजर के बाद अब गोरखपुर में मेट्रो भी आने वाली है। कुछ ही दिनों के बाद गोरखपुर को हम लोग रामगढ़ ताल, जिसको आप अब तक तालाब मान रहे हैं ना, इसको हम एयरपोर्ट के रूप में भी उपयोग करने जा रहे हैं। तो यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के तमाम दलों की नजर अलग अलग जातियों के वोट बैंक पर है, जिसे वो अपने अपने पाले में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर रखते हैं। तो देखिए, खुद को किसानों की पार्टी होने का दावा करने वाली राष्ट्रीय लोक दल की एक पहचान जाटों की पार्टी के तौर पर भी है। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोक दल अपनी इसी पहचान को बदलते हुए गुर्जर समाज को भी अपने साथ जोड़ने में लग गई है। इसके तहत आज मुजफ्फरनगर के खतौली में राष्ट्रीय लोक दल के गुर्जर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में गुर्जर समाज से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर गुर्जर नेताओं ने कहा कि गुर्जर समाज भी पश्चिमी यूपी के निर्णायक वोटर हैं, जो जिस दल को गुर्जरों का वोट मिलेगा वही दल चुनाव में जीत हासिल करेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, हम गुर्जर इस टाइम डिसाइडिंग वोटर बन चुके हैं। जिस पार्टी का वोट हम देंगे, सरकार उसकी बनेगी। यदि उन्होंने हमारी उपेक्षा की तो हम ये बता देंगे कि गुर्जर होते क्या हैं, और हमारे बिना पश्चिम यूपी में उनसे कम नहीं है, ना आबादी में, ना ताकत में। वहीं यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक की लड़ाई भी जारी है। अब इसे लेकर सतीश द्विवेदी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा सम्मान बीजेपी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी कभी जातिगत आधार पर राजनीति नहीं करती, और जहां तक ब्राह्मणों का सवाल है, ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा। प्रबुद्ध वर्ग में उसकी गिनती होती है, वो हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों पर मतदान करता है, वो हमेशा प्रदेश का विकास करने वाली सरकार और राजनीतिक दल के पक्ष में मतदान करता है, बड़े दृष्टिकोण से सोचता है।